नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे उत्तराखंड की खबरों से बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां बागेश्वर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी भारतीय जनता पार्टी। सीएम धामी आज के जो कार्यक्रम है उनके तहत प्रचार में सीएम धामी बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए सीएम धामी बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा है। बागेश्वर में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री धामी। करुण में रोड शो भी कर सकते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। आज के सीएम के कार्यक्रम क्या होंगे सोनू, और उपचुनाव को लेकर किस तरह की हलचल है? खुद मुख्यमंत्री प्रचार में जुटने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। अगर मुख्य कार्यक्रमों की बात करें तो चूंकि जो बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो है बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिष्ठा का कहीं ना कहीं चुनाव है। और इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बतौर स्टार प्रचारक के रूप में जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो किसी भी सूरत में सीट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि इस सीट पर अभी तक बीजेपी का दबदबा रहा है और जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। कांग्रेस इस तरीके के सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी इस तरह के दावे कर रही है कि अभी तक जो भी बीजेपी के यहाँ से विधायक रहे हैं, चाहे वो चंदन रामदास रहे हों या दूसरे विधायक इनसे पहले, वो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। और इस विकास के साथ साथ एक भावनात्मक रूप से, क्योंकि जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, तो भावनात्मक तौर पर भी बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस पर बीजेपी प्रचंड जीत का परचम लहराएगी। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव में आज शामिल होंगे। एक रोज पहले मुख्यमंत्री ने रोड शो आयोजित कर उसमें कहीं ना कहीं मतदान बीजेपी के पक्ष में करने की अपील की है। और आज भी मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र में मौजूद रहने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में, आज चूंकि प्रचार की अंतिम तिथि है और शाम 5 बजे प्रचार हो जाएगा और एक रोज रह गया है जब मतदान होना है। मतदान के दौरान बीजेपी का तमाम स्थिति पर है, कांग्रेस का भी फोकस है और दोनों ही दल जो है अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तब देखना होगा कि मतदान के दौरान जो वोट परसेंट है वो क्या होगा और जो मतगणना वाले दिन परिणाम आएगा वो आखिर किसके पक्ष में आएगा। बिल्कुल, तो दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनके बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। मैं लौट रही सुनूं आपके पास। तो आपको बता दें, बागेश्वर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक चंदन रामदास का अप्रैल महीने में निधन हो गया था, जिसके बाद से सीट खाली हुई और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पार्वती देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो नजर इस पर भी रहेगी। बहरहाल अगली खबर पर हम रुक कर रहे हैं और अगली खबर इस वक्त जो हमें मिल रही है वो आपको बता दें एक बार फिर उत्तराखंड से ही खबर, जहां उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और समिट को लेकर धामी सरकार की तैयारी और तेज हो गई है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि 8 और 9 दिसंबर को ये जो समिट है वो प्रस्तावित है। देश और विदेश के जो निवेशक हैं उनका आगमन होगा। तैयारियों में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुट गए हैं। विभाग जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है और खुद जो है मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं। विभाग भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, इन्वेस्टर समिट जिसको लेकर विभागों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी और जाहिर सी बात है इन्वेस्टर समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, न केवल उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रोजगार कैसे बढ़ेंगे, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी समिट को बहुत ही कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इससे आशाएं हैं। अब देखिए, ये जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इन्वेस्टर समिट
तो जैसा कि आपने बारल इस बात का जिक्र किया कि रोजगार के लिहाज से पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन ना हो, इस लिहाज से और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उत्तराखंड का और विकास के आयाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं। और इसकी गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। जो पहले कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें तमाम फैसले उत्तराखंड की सरकार ने लिए हैं और जो औद्योगिक नीति है उसमें भी कई संशोधन किए गए हैं। और सरकार बार बार इस बात को कह रही है, मुख्यमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में निवेश करें, ताकि यहाँ की आबोहवा के साथ साथ यहाँ के विकास की जो परिकल्पना सरकार ने सजी हुई है वो साकार हो सके और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर रोक लग सके। मुख्यमंत्री ने जो आयोजन से संबंधित लोगो है उसको लॉन्च किया और इसके साथ साथ जो वेबसाइट है जिसमें डिटेल तमाम इस आयोजन की समाहित की गई है उसको लॉन्च किया है और लगातार मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, जो उद्योग विभाग है वो नोडल विभाग के तौर पर अपने कार्य कर रहा है और अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि विदेशों में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे और निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और जो देश के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर भी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की जाएगी, रोड शो किए जाएंगे और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं, तैयारियां की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और खास तौर से जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और सरकार ये भी फोकस कर रही है कि ग्राउंडिंग ज्यादा हो। एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन हकीकत में जो इन्वेस्ट करने वाले निवेशक हैं वो ग्राउंड जीरो पर कितना निवेश कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में भी एक निवेशक सम्मेलन हुआ था, उस समय एमओयू तो बड़ी धनराशि के हो गए थे लेकिन ग्राउंड जीरो पर कम हुआ था। तो इस बार सरकार की ये कोशिश है कि जो ग्राउंडिंग है निवेश की वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो सरकार ये फोकस कर रही है कि आने वाले समय में जब ये निवेशक सम्मेलन होगा इसके बाद उत्तराखंड की कायाकल्प होगी, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हम देख पाएंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है उम्मीदें काफ़ी हैं और इन उम्मीदों को किस तरीके से धरातल पर पूरा किया जा सके इस पर खुद मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, सुनो अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के विकास के लिए, रोजगार पैदा कैसे हो सके। इन्वेस्टर समिट यानी दूसरे जो लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अपने राज्य में आमंत्रित करना, फिर आप विदेशों से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी राज्य में आकर उन्हें किस तरह से आप दिखा सके कि राज्य में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टर्स को आप उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट कराते हैं। बहरहाल रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। अगली खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं देहरादून से, जहां राशन की गड़बड़ी की शिकायत मामले में 90 दिनों में शिकायत में कार्रवाई होगी। नियमावली की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। देखिए, राशन को लेकर हो रही गड़बड़ियां और उनको लेकर हो रही शिकायत, 90 दिन पर अब इस पर कार्रवाई करने की बात कही गई। नियमावली की अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी गई। आपको बता दें देहरादून से खबर, जहां राशन की गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जो है अब ये कहा गया है कि अधिसूचना जारी हो गई है। 90 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई होगी। जानकारी दे रहे सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 90 दिन में अब जो राशन को लेकर शिकायत होगी उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर अधिसूचना भी नियमावली के तहत जारी कर दी गई है। पूरी डिटेल। अब देखिए, ये मांग की जा रही थी लंबे समय से कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए और जो नियमावली थी तो उसमें कुछ पेचीदगियां थी, उसमें कुछ खामियां थी, उनको खत्म करते हुए अब नए सिरे से शासन ने जो है उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग और जिला निवारण जो शिकायत संविधान संशोधन नियमावली है उसको अब जारी कर दिया है, उसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है और इसके तहत कई प्रावधान किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जो शिकायत करता है उसकी शिकायत को सिर्फ शिकायत के रूप में नहीं लिया जाएगा बल्कि वाद के रूप में उसको दर्ज किया जाएगा और इसकी समय सीमा भी जो शिकायत है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। 90 दिनों के अंदर विभाग को इसमें कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो जिला शिकायत निवारण स्तर के अधिकारी हो या फिर आयोग स्तर के अधिकारी हो।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। वो कमेटी जो है चयन करेगी कि इसमें जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, उनका कार्य जो है वो किस तरीके का होगा, और जो प्रदेश के खास तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जो राशन कार्ड धारक हैं वो इसमें अब शिकायत कर सकेंगे। और जब इसमें शिकायत होगी तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है कि एक समय सीमा में उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, और यदि वो संतुष्ट नहीं होता तो वो आयोग में शिकायत कर सकेगा। और इसके साथ साथ समाधान के साथ साथ अगर संतुष्ट नहीं होता शिकायतकर्ता तो उस एक निश्चित समय सीमा में उसकी समस्या को आयोग स्तर पर सुना जाएगा। तो ये जो संशोधन किए गए हैं, ये बदलाव जो किया गया है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता आएगी और जो सिस्टम है वो और मजबूत होता हुआ हम देख पाएंगे। समय ज़रूरी है कि इस तरह की जब कोशिशें की जा रही हैं तो जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं या किसी तरह की शिकायत लोगों को ना हो या परेशानी लोगों को ना हो, ऐसे भी जाहिर सी बात है जब काम अधिकारी ढंग से नहीं करेंगे या जनता की जो योजनाएं हैं, जो उनका लाभ है वो हितग्राहियों को सही तरीके से मिले, जाहिर सी बात है तब ऐसी कोई शिकायतें होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब ऐसी शिकायतें तभी आएंगी जब कहीं ना कहीं लूप होल मिलेगा। ऐसे में इस कोशिश की वजह से जो शिकायतें हैं या फिर जो इस तरह से ढिलाई बरतने वाले अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर रहेगा, कहीं ना कहीं उन पर भी नकेल कसती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अब चूंकि नियमावली में संशोधन किया गया है और इसके लिए जो प्रावधान है वो हम कह सकते हैं कि थोड़े सख्त किए गए हैं, और शिकायत के समाधान की भी समय सीमा तय की गई है। और शिकायतें अभी तक जो सामान्य तौर पर की जाती थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती थी, और यही वजह की नियमावली में संशोधन करना पड़ा। चूंकि जिम्मेदारी दी जाएगी संबंधित विभाग के अधिकारियों को, और जिन विभाग के अधिकारियों को शिकायत के लिए नियमावली में सदस्य और जो अन्य आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी, अब ये देखना होगा कि उनकी कार्य संस्कृति आखिर किस तरह की रहने वाली है, और जो शिकायतें आएंगी क्योंकि अपवाद के रूप में हम शिकायत करते हुए देख पाएंगे, तो आयोग हो या जो जिला स्तर के जो शिकायत निवारण अधिकारी हैं, ये दोनों ही, क्योंकि जो सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी उसके जिला शिकायत निवारण संशोधन अधिकारी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही अधिकारी, आयोग के सीनियर अधिकारी या जिला स्तर के जो शिकायतों के निवारण अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और ये देखना होगा कि इनकी कार्य संस्कृति आखिर किस तरह की रहने वाली है, और कैसे जो उनकी खास तौर पर खाद्य से संबंधित शिकायतें आती हैं उनका निवारण किया जाएगा। और अगर ये निवारण ठीक से नहीं होता, शिकायतों का अंबार यूं ही लगा रहेगा, तो निश्चित तौर पर इसमें शासन को पहल करनी होगी। बिल्कुल, न केवल इस मामले में बल्कि आने वाले समय पर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती रहेंगी। तो जो शिकायतें हैं, जाहिर सी बात है जब कार्यालय बने हैं, जनता के काम के लिए बने हैं, और जनता की अगर वहाँ पर कोई शिकायत है या फिर उनकी मदद नहीं हो पा रही, उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में सख्ती अगर होती है तो जनता को ये सहूलियत होगी और ढिलाई जो होती है अधिकारियों के काम में वो कम से कम ना हो पाएगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास सोनू, अगली खबर पर आपसे बात कर लेते हैं। अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं और इस वक्त जो अगली खबर है वो देहरादून से। आपको बता दें, विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान 144 धारा लागू रहेगी, संबंधित अधिकारियों को इसको लेकर निर्देशित किया गया है। विधानसभा का सत्र जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 144 धारा भी लागू रहेगी। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। सोनू, विधानसभा का सत्र, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 144 धारा के लागू होने के तहत वहां पर जो सिक्योरिटी उसका इंतजाम भी तो रखा गया, उसके साथ ही इसी ड्यूरेशन में भी जो है हम देखेंगे कि विधानसभा का सत्र होगा, यानी सत्र का होना, तमाम जो विधानसभा में विधायक हैं वो पहुंचेंगे और उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र भी इस जो धारा 144 को लगाया गया है। हालांकि अब और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर ध्यान पुलिस की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से रखा गया होगा। बहरहाल इस खबर को डिटेल में समझना चाहेंगे।
देखिए, जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सुरक्षा से संबंधित जो बैठक है वो भी आहूत हो चुकी है और बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को, खासतौर से पुलिस विभाग को, खुफिया विभाग को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। लिहाजा चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं होनी चाहिए। डीजीपी बैठक में शामिल हुआ और बैठक के बाद अब जो जिला स्तर की व्यवस्थाएं हैं, जैसे धारा 144 लागू होना और क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम सामाजिक संगठन जो है विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाते हैं और अक्सर जो है ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है और जो सुरक्षा व्यवस्था वो चरमरा रह जाती है। तो ऐसे में पहले से ही जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस दौरान विधानसभा से एक निश्चित दूरी के दायरे में जो है धारा 144 लागू कर दी जाएगी ताकि जो आंदोलन करने वाले, विरोध करने वाले संगठन के लोग हैं वो किसी भी सूरत में विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक न पहुंच सके। तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर विधानसभा सत्र से जुड़ी तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। जहां एक और विधानसभा का सचिवालय तमाम सवालों के जवाब तैयार कर रहा है, तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जो विधानसभा सचिवालय के सीनियर अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी के, सरकार के जो मंत्री हैं विभागों के, जिनको सदन के अंदर विपक्ष के विधायकों के सवालों के जवाब देने हैं, वो संतोषजनक जवाब दे सके, वो अपना होमवर्क करने में जुटे हुए हैं और विधानसभा की बाहरी सुरक्षा की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया जा रहा है और विपक्ष के तमाम नेता जो है विधानसभा का घेराव करने की भी रणनीति बना रहे हैं और कई सवाल कैसे वो खड़े करेंगे विधानसभा में ताकि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी घेराबंदी सदन के अंदर की जा सकती है। ये तमाम जो तैयारियां हैं, पक्ष विपक्ष, सुरक्षात्मक तैयारी और जिला स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी उनके स्तर से की जाने वाली तैयारी, इनको बेहतर करने की कवायद में सभी जिम्मेदार अधिकारी जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखना यही होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजामात होते हैं, नज़र हमारी उस पर भी रहेगी। मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, 144 धारा लागू भी की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। अगली खबर की तरफ रुक कर, उत्तराखंड में जो है डेंगू का कहर बढ़ रहा है। लगातार डेंगू की जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। रोकथाम के लिए विभाग लगातार प्रयास भी कर रहा है। बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, डेंगू की संख्या बढ़ता देख विभाग भी चिंतित है, लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन लगातार जब हम इसको लेकर कार्यक्रम भी करते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो आम जन है वो भी जागरूक रहे। डेंगू होता कैसे है, लार्वा पनपता है साफ पानी में और आम जन को भी इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। विभाग के किस तरह के प्रयास हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, और जान लेते सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, विभाग की तरफ से ये दावे तो किए जा रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत है और जो विभाग के दावे हैं वो पूरी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी हैं उनके इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि डेंगू का कहर बढ़ रहा है और जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और अब हैरान और चिंता की बात यह है कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते मौत भी होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है और ऐसे में विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बात के दावे कर रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और जो प्लेटलेट्स हैं खास तौर से वो ब्लड बैंक में उस अनुपात में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो कि मिलनी चाहिए। अब ऐसे में ये और गंभीर मामला हो जाता है। शासन की स्तर से और विभाग के स्तर पर दावे किए जा रहे हैं और इंतजाम भी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और नगर निगम है, नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी पर, नगर निगम का जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं तो आखिर डेंगू का लार्वा जो है वो कैसे पनप रहा है और कैसे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कैसे मामला मौत तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं गंभीर है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को खास तौर पर नगर निगम का जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ताकि
लोग परेशान ना हो, लोगों की समस्याओं का समाधान हो और जो लोग उपचार के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं उनको उपचार मिल सके, उनको ब्लड टेस्ट मिल सके और इसके साथ साथ जो जन जागरूकता है उस अभियान को भी सरकार को, नगर निगम को और पब्लिक को इनको तेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो डेंगू को लेकर आम जनमानस को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रयास डिपार्टमेंट भी अपने कर रहे हैं और प्रयासों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कमी पेशी है उसको लेकर हमें सोनू जानकारी दे रहे थे। लेकिन अगर आपके आसपास भी कहीं साफ पानी भी है उसे भी आप खाली कर दीजिए, या तो फिर किसी पात्र में पानी है तो उसे ढक कर रखिए। मच्छर आपके बच्चों के आसपास, आपके आसपास ना हो, उसका ख्याल रखिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। फुल कपड़े पहनने से मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे और बेहतर है कि आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मच्छर का जो प्रकोप है वो कम हो सके। डेंगू का लार्वा नष्ट करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये डेंगू का मच्छर और बढ़ेगा और डेंगू के मरीज भी पड़ेंगे। रखिए ख्याल। नमस्कार।